तो अभी हम लोग जो इंटरनेट की क्लास कर रहे थे उसमें आपकी दूसरा वीडियो है। पिछली क्लास में हमने आपको इंटर एन आई सी यानी ICANN के बारे में बताया था। ICANN को इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइन नेम एंड नंबर बुलाते हैं। अलग अलग कंप्यूटर को और कंप्यूटर नेटवर्क्स को आइडेंटिटी के तौर पे IP एड्रेस देने का काम ICANN का होता है। आज हम लोग बात करते हैं FTP की। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग विस्तार से समझते हैं। आज की दुनिया ऐसी है कि हम कोई भी जानकारी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के बड़ी आसानी से इंटरनेट से निकाल सकते हैं। ये बात आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। इस जानकारी में अलग अलग न्यूज़ हो सकती हैं, अलग अलग कोर्स की जानकारी हो सकती है, अलग अलग लोगों का आर्टिकल हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। आजकल हमें गाना चाहिए तो हम नेट से डाउनलोड करते हैं, मूवी चाहिए तो नेट से डाउनलोड करते हैं। तो इसमें जैसे ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये सब एक प्रकार की फाइलें होती हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम होता है फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल दो पोर्ट नंबर का यूज़ करती है, पोर्ट नंबर 20 और पोर्ट नंबर 21। हम आपको बता दें, जब हम अपने कंप्यूटर से डाटा को किसी सर्वर पर भेजते हैं तो ये अपलोडिंग कही जाती है। जैसे वेब सर्वर हो गया, इसी तरह से जब वेब सर्वर से कोई जानकारी हम अपने सर्वर में लेके आते हैं तो इस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग के नाम से जाना जाता है। डाउनलोडिंग जब हम किसी दूसरे सर्वर से डाटा अपने लोकल कंप्यूटर या लोकल सर्वर में डाउनलोड करते हैं तो इस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे डाटा कैरी करने और रिसीव करने की दो प्रोसेस होती हैं। अगर हम डाटा किसी नेटवर्क पे ले जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को अपलोडिंग नाम दिया जाएगा। जैसे आप फेसबुक पर फ़ोटो अपलोड भी कर सकते हो और फेसबुक से फ़ोटो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जब आप किसी दूसरे सर्वर पे डाटा ले जाएंगे तो इसे अपलोड कहा जाएगा, और जब आप डाटा को किसी दूसरे सर्वर से अपने लोकल कंप्यूटर में लाएंगे तो इस प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाएगा। इन प्रोसेस में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो FTP प्रोटोकॉल डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या कह सकते हो कंप्यूटर से किसी सर्वर पे और सर्वर से हमारे कंप्यूटर में कैरी करने का काम करते हैं। डाटा दो तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक, हम डाटा अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में किसी मेमोरी की मदद से भेज सकते हैं, पोर्टेबल मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हो गया वगैरह वगैरह। तो ये जो डाटा होता है इसमें जो ट्रांसमिशन होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। एक हम सेंडर होते हैं और दूसरा जो डाटा को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर होता है। इसके अलावा डाटा भेजने का एक ग्लोबल सिस्टम भी है कि हम डाटा को किसी पब्लिक लोकेशन पे रख के उसे आम पब्लिक को एक्सेस करना अलाउ कर दें। इससे हमें डाटा एक लोकेशन पे रखना रहेगा और पूरी दुनिया वहाँ से डाटा को एक्सेस कर लेगी। क्योंकि अगर हम अपने कंप्यूटर में डाटा रखेंगे तो वो सिर्फ हम देख पाएंगे। अगर मान लीजिए हम कोई सर्वर बना लेते हैं, लेकिन सर्वर बनाना बड़ा कॉस्टली काम है, हम सर्वर किराए पर ले लेते हैं और सर्वर में स्पेस परचेस करके वहाँ पे डाटा रख लेते हैं। फ़िलहाल इस प्रक्रिया को वेब होस्टिंग कहा जाता है। किसी भी सर्वर में डाटा रखने के लिए स्पेस परचेज करना ताकि आप अपने डाटा को वहाँ से ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, पहुँचा सकें, इस प्रक्रिया को वेब होस्टिंग कहा जाता है। आपसे एग्ज़ाम में O लेवल CCC के वेब होस्टिंग और वेब पब्लिशिंग के नाम से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता दें,
हमारी लखनऊ कंप्यूटर की भी वेबसाइट है www.lcte.in। अब इस पर जितना भी डाटा रखा गया है आप दुनिया के किसी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते वो इंटरनेट नेटवर्क का हिस्सा हो। तो अगर वो जानकारी जो आपको दिखाई देती है हम अपने लैपटॉप में रखें तो आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे एक पब्लिक सर्वर ना बनाएं। और हमारे लैपटॉप में इतनी क्षमता भी नहीं है कि ये ढेर सारा डाटा रख सके, या रख भी लेगा चलो डाटा बहुत थोड़ा है। इसके साथ हमें 24 घंटे सातों दिन लैपटॉप ऑन रखना पड़ेगा, सारे सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखने पड़ेंगे, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, सुरक्षा के इंतज़ाम रखने पड़ेंगे। तो इतना सारा झंझट खुद रखने से अच्छा है कि हम कुछ पैसे दे के किसी बड़े सर्वर में थोड़ा सा स्पेस परचेज़ कर लें। सर्वर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था, शेयर सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। शेयर सर्वर वो सर्वर होते हैं जहाँ पे हम एक कंप्यूटर में थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, तो वहाँ पे जो सर्वर प्रोवाइडर होता है वो कई लोगों का फोल्डर, समझ लो फोल्डर ही नाम ले लो, एक ही कंप्यूटर में बना देता है। हमारा डाटा अलग फोल्डर में है, दूसरे का डाटा अलग फोल्डर में है, ऐसे एक ही कंप्यूटर में कई लोगों की जानकारी रहती है। दूसरे होते हैं डेडिकेटेड सर्वर। जो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं इनमें पूरा एक कंप्यूटर सर्वर के तौर पे रजिस्टर कर दिया जाता है और लोग अपना डाटा उसी सर्वर में आसानी से रख सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे का डाटा उस सर्वर में नहीं रखा जाता। तो ये जो सर्वर परचेस करने की प्रक्रिया होती है, सर्वर क्या, वेब स्पेस या सर्वर में स्पेस परचेस करने की प्रक्रिया होती है, इसको वेब होस्टिंग कहा जाता है। अब स्पेस परचेस करने के बाद जो हम इंफॉर्मेशंस रखते हैं उसको पहले हम क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कैसे करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग पेजेस में क्रिएट की जाती है और इन पेजेज के समूह को ही वेबसाइट नाम दिया जाता है। कभी कभी लोग आपसे वेबसाइट के बारे में पूछ सकते हैं, ध्यान दें, सवाल किया जाता है कि ये वेबसाइट क्या होता है, तो हम आपको बता दें। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जो वेबसाइट होती है ये वेब पेजों का समूह होती है। जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज हो सकते हैं। वेब पेज का जो डिज़ाइन है ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। जैसे हमारे जो वेब पेज हैं इनमें हम क्या रखते हैं, एक पेज जनरल इन्फॉर्मेशन का बनाते हैं, एक पेज कॉन्टैक्ट का बनाते हैं, एक पेज हमारा रिजल्ट्स का रहता है जिसमें सारे बच्चों का रिजल्ट स्टोर किया जाता है। इस तरह से एक पेज हमारा गैलरीज़ का होता है जिसमें हम लोग फ़ोटो वगैरह रखते हैं। तो हमको कितनी जानकारी लोगों को दिखानी है उनके अलग अलग पेजेस बना लिए जाते हैं, और वेब पेजेस के इसी समूह को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, वेबसाइट। अब ये सारे पेजेस हम एक सर्वर पे वेब स्पेस परचेज करके वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए हमको अलग अलग FTP टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे FTP टूल्स आते हैं, फाइल जिला वगैरह, आप गूगल से नाम भी सर्च कर सकते हो। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से अपने डाटा को वेब सर्वर पे या सर्वर जो हमने परचेज़ किया है स्पेस वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे 2 सेक्शन खुल जाते हैं, एक सेक्शन हमारे लोकल कंप्यूटर का रहता है और दूसरे हमारे सर्वर का। हम इधर से फाइलों को उठा के सर्वर पे अलग अलग फोल्डरों में ड्रॉप कर देते हैं। जब हम ड्रॉप करके उनको पब्लिक कर देते हैं तो वो सारी फाइलें दुनिया में हर उस कंप्यूटर से एक्सेस की जा सकती हैं जो इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो ये जो फाइल रखने की प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। एक चीज़ पे ध्यान दें, इसमें जो वेब स्पेस मतलब सर्वर पे स्पेस खरीदने की प्रक्रिया होती है, जो हमने स्पेस खरीदा है इसको वेब होस्टिंग कहा जाता है, और अपने डाटा को सर्वर पे जो रखने की प्रक्रिया होती है इसको वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। सर्वर में हमने बताया कि 2 तरह के सर्वर होते हैं, एक आपके शेयर सर्वर और दूसरे आपके डेडिकेटेड सर्वर। तो सन 1973 में
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया या आविष्कार किया गया। ये प्रोटोकॉल हमें सर्वर पे फाइल अपलोड करने और सर्वर से फाइल डाउनलोड करने में मदद करती हैं। सन 1976 में डॉक्टर रॉबर्ट मेकॉफ ने एथरनेट और कॉक्सियल केबल को डिज़ाइन किया। एथरनेट केबल जो होती हैं ये लोकल नेटवर्क में मेन रोल प्ले करते हैं और कॉक्सियल केबल के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। कॉक्सियल केबल का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है टीवी केबल नेटवर्क में किया जाता है। ये सिंगल पाथ सिंगल वायर की केबल होती हैं। तो इस तरह से दो तरह की केबल 1976 में बनाई गई। इसके बाद 1979 में दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम हम आपको बता देते हैं। एक नाम आता है सर टॉम ट्रू स्कॉट, लिख देते हैं फिलहाल, ठीक। एक नाम यहाँ पे आता है टॉम ट्रू स्कॉट, ठीक। दूसरा जो नाम आता है वो आता है जेम्स एलिस का। ये दो महान वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले न्यूज ग्रुप सिस्टम की शुरुआत की। सर टॉम ट्रू स्कॉट SCOTT और इसके अलावा जेम्स एलिस। तो सर टॉम ट्रू स्कॉट और जेम्स एलिस ने यूज़नेट यानी न्यूज ग्रुप सिस्टम का डिज़ाइन किया। ये सिस्टम क्या होता है? यूज़नेट को हम बुलेट इन बोर्ड सिस्टम भी बुलाते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे ये बुलेटिन का विविध भारती केंद्र है, ये बुलेटिन का लखनऊ केंद्र है। बुलेटिन मतलब ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे हम किसी आर्टिकल पे किसी टॉपिक पे अपने कमेंट पब्लिकली कई लोगों को शेयर कर सकें, यानी हमारी जानकारी एक बार में ढेर सारे लोगों तक पहुँचाई जा सके। इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी बोलते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो कास्टिंग 3 प्रकार की होती है। यूनिकास्ट UNICAST, इसमें 1 to 1 कम्युनिकेशन रहते हैं। जब हम एक लोगों से फ़ोन पे बात कर रहे हो यूनिकास्ट कह सकते हैं। दूसरा होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में 1 to many होते हैं बट काउंटिंग में। तीसरा होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट अब जैसे हम लाइव क्लास करवाते हैं तो एक प्रकार का ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि इसमें ये डाटा अनगिनत लोगों के तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो ब्रॉडकास्ट एक ऐसा सिस्टम होता है वेयर वी कैन प्रोसीड कमेंट एट एनी टॉपिक टू ऑल, जहाँ पे हम कोई कमेंट एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। तो सन 1969 में यूज़नेट सिस्टम की शुरुआत हुई या न्यूज़ ग्रुप की शुरुआत हुई। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी न्यूज़ ग्रुप साइटें हैं जिन पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी ID बना सकते हो। आप अलग अलग टॉपिक पे आर्टिकल्स लिख सकते हो, लोग आपका आर्टिकल पढ़ेंगे या जो आर्टिकल उसमें पहले से पढ़े हुए हैं उन पे आप राय दे सकते हो। ये एक नई तकनीक है। अगर आप न्यूज़ ग्रुप की दुनिया में अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इससे जुड़ सकते हैं, ठीक। जब आपके आर्टिकल्स काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, अब जैसे छोटे मोटे लोग एक बड़े साहित्यकार या कवि के तौर पे पहुँचे, तो इसमें न्यूज़ ग्रुप आर्टिकल साइटों ने भी इनकी बहुत मदद की। आज हम लोग चेतन भगत का नाम सुनते हैं, इनके विचार नॉवेल धीरे धीरे प्रकाशित हुए। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप राजनैतिक, शैक्षिक, अलग अलग तरह के विचार जो है दुनिया के सामने रख सकते हो। जब आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होने लगते हैं तो न्यूज़ वाले भी आपके आर्टिकल्स उठा के संपादकीय में छापना शुरू कर देते हैं, जो आपके कमाई का एक जरिया बनता है। अगर देखा जाए तो सन 1969 में दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET नाम से बनाया गया, जो 1980 तक ARPANET से ही काम हुआ। 1980 में नेटवर्क के मतलब इंटरनेट के एडवांस फॉर्मेट NSF नेट की स्थापना की गई। NSF का पूरा नाम होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो हम आपको बता दें सन 1995 तक इंटरनेट का सारा काम NSF नेट से किया गया। ध्यान दें, सन 1995 तक इंटरनेट का सारा काम NSF नेट से किया गया, ठीक। टिल 1995 NSF नेट completed
ऑल टास्क्स ऑफ इंटरनेट। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, तो हम आपको बता दें नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क मतलब जिस पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता, मतलब इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब कोई चाहे तो उसमें एक्सेस कर सकता है, जब चाहे वो बाहर आ सकता है, जो सर्विसेज आम पब्लिक के लिए अलाउ हैं उनको देख सकता है। जबकि इंट्रानेट की अगर हम बात करें तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क का एग्जाम्पल है, जैसे बैंक वालों का नेटवर्क, LIC वालों का नेटवर्क, इनके जो नेटवर्क होते हैं, स्कूल कॉलेज के नेटवर्क, इनके प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। प्राइवेट नेटवर्क इनका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी एक सर्वर होता है, इनका अपना सर्वर होता है। उस सर्वर से कितने यूजर जुड़ेंगे कितने नहीं जुड़ेंगे ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। कौन से रोल और फीचर उस नेटवर्क पे काम करेंगे ये भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करता है। आप बिना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन के उनके नेटवर्क में एक्सेस नहीं कर सकते। और आप ये भी कह सकते हैं कि इंट्रानेट का अपना मालिक होता है, जबकि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। 1980 के दौरान ही अगर देखा जाए तो GSM सिस्टम की भी शुरुआत हुई। GSM को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल बुलाया जाता है। आप मोबाइल में जो सिम यूज़ करते हो तो या तो वो CDMA होता था जो कि अब नहीं चलता, CDMA को कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस बुलाते थे, या फिर GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GSM सिस्टम की शुरुआत 1980 में हुई और GSM सिस्टम हमें मल्टीपल बैंड पास की सुविधा देता है। मल्टीपल बैंड पास का मतलब यहाँ से है ये है कि हम एक साथ कई फ्रीक्वेंसी पे डाटा भेज सकते हैं। कई क्या, नियर अबाउट 8 फ्रीक्वेंसी पे डाटा जो है भेजा जा सकता है। सन 1983 में स्टैंडर्ड एथरनेट नेटवर्क डिज़ाइन किए गए और सन 1990, वैसे 89 से हम शुरू करते हैं, बाकी 90 इंटरनेट की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? सन 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली, ये आप नाम लिखा है ब्लू कलर में, इन्होंने दुनिया को एक आइडिया दिया कि जो डाटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं ये सिर्फ आप देख पाते हैं। अगर आप दुनिया को दिखाना चाहें तो ये उतना अच्छी तरह से संभव नहीं है। अगर ये डाटा आप अलग अलग कंप्यूटर में रखने की बजाय, ठीक, अलग अलग सर्वर में रखने की बजाय, या अलग अलग सर्वर में ही रखें लेकिन सेपरेट सर्वर में रखने की बजाय अगर इन सारे सर्वरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो बड़ी आसानी से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और देखना संभव हो जाएगा। और रही बात अगर आप सर्वर खुद नहीं डिज़ाइन कर सकते तो आप पब्लिक सर्वर पे डाटा को रख सकते हैं थोड़ा सा चार्ज देके। और ये प्लान इनका एक तरह से इंटरनेट के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन 1989 ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली रिजल्टेड इन द वर्ल्ड वाइड वेब WWW लिंकिंग hypertext document into an information system accessible from any node on the network। यानी इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की जिसमें कई हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लिंक करा के रखा जा सकता था और किसी भी नोड से आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। देखा जाए तो 1990 के मध्य तक इंटरनेट ने एक तरह से क्रांति ला दी जिसका सीधा प्रभाव कल्चर, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी सब पे पड़ा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंटरनेट से हमें ढेर सारी सुविधाएं मिली। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टू वे इंटरेक्टिव वीडियो कॉल, डिस्कशन फोरम चलाने में मदद मिली, ब्लॉग, दुनिया भर की सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग करते हैं, ये सारा का सारा इंटरनेट का ही देन है।
1990 में ही टिम बर्नर्स-ली ने HTML की स्थापना की। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, ताकि सूचना को कम जगह में संकुचित करके रखा जा सके और लिंक बनाए जा सकें, और हम जब लिंक पे टिक करें तो उसकी विस्तृत जानकारी हमारे सामने आ जाए। शुरुआत में कई कंपनियों ने जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी इस सिस्टम को सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको भी डर था कि अगर हम इन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे तो इनका एकाधिकार हो जाएगा, फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर इंटरनेट का भविष्य वही था। काफ़ी डिस्कशन के बाद, मीटिंग्स के बाद ये निर्णय लिया गया कि सारी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, किसी एक का एकाधिकार नहीं रहेगा। इसके लिए W3C की स्थापना की गई, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। अगर इंटरनेट में देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और इन बेसिक चीज़ों की रख रखाव और जानकारी, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ये सब W3C के द्वारा बनाए जाते हैं। HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 सन 1995 में W3C के द्वारा ही लॉन्च हुआ, रिलीज़ किया गया। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इंटरनेट और नेटवर्क दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट और नेटवर्क क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन कंप्यूटर और नोड्स। एक से ज़्यादा कंप्यूटर या अन्य उपकरण जैसे प्रिंटर वगैरह का आपस में बना संबंध हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात इंटरनेट की करें तो इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। अगर देखा जाए तो इंटरनेट की आप एक छोटी सी परिभाषा भी बता सकते हैं, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी संसार के सारे छोटे बड़े नेटवर्कों को कंट्रोल करने का काम इंटरनेट का होता है। इंटरनेट की कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और मोटिव्स भी। अब मोटिव्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेट का मेन मोटिव जो था शुरुआत में वो ईमेल सर्विसेज था, कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा कैसे जा सके। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये दो मेन सर्विसेज हैं। वेब सर्विसेज, बहुत सारे डाटा को अलग अलग वेब सर्वर्स पे स्टोर करना और वहाँ से अलग अलग जानकारी निकालना, और दूसरा आता है मेल सर्विसेज। अगर हम वेब सर्वर की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों के वेब सर्वर हैं जिनका हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वेब इन्फॉर्मेशन रखने और एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम कुछ पॉपुलर वेब सर्वर्स की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा अपाचे, इस तरह से अगर देखा जाए तो ढेर सारे वेब सर्वर्स हैं जिन पे हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस को रखा और बड़ी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है ईमेल सर्विसेज। अगर हम ईमेल सर्विसेज की बात करें तो ईमेल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अलग अलग किस्म के डाटा को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो अगली क्लास में हम आपको ईमेल सर्विसेज, अलग अलग मेल पोर्टल और वेबसाइट बनाने की ईमेल ID बनाने, उसे सेटिंग करने, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे।